में पढ़ेंगे पावर शेयरिंग। ठीक है, तो पावर शेयरिंग में दो कंट्रियों के बारे में बात की जा रही है। कितनी कंट्रियों के बारे में बात की जा रही है? दो, बेल्जियम और श्रीलंका। तो इसमें लिखा है कि बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। मतलब भारत का एक राज्य हरियाणा, इससे भी छोटा देश है बेल्जियम। इन एरिया मतलब किस रेस्पेक्ट में छोटा है? तो एरिया में छोटा है। ठीक है, एरिया के रेस्पेक्ट में छोटा है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद इसमें लिखा है कि इट्स बॉर्डर विथ फ्रांस कॉमन नीदरलैंड जर्मनी एंड लैक्समबर्ग। यानी कि बेल्जियम जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है वो किसके साथ शेयर करता है? और फ्रांस और लैक्समबर्ग के साथ शेयर करता है। इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। मतलब इसकी जो पॉपुलेशन है, पूरे देश की पॉपुलेशन, वो हरियाणा से कैसी है? आधी है। यानी कि भारत का एक राज्य और यूरोप का एक देश को कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसकी पॉपुलेशन भारत के राज्य से कैसी है? आधी है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ ऑल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। यानी कि पूरे देश की जो एथनिक कंपोजिशन है वो कैसी है? कॉम्प्लेक्स। एथनिक का मतलब है कि वहां पर जो सामाजिक लोगों में भिन्नता है, मतलब डिफरेंस है। ठीक है, वो कैसा है? कॉम्प्लेक्स, यानी कि काफी जटिल तरीके से है। वो कैसे है वो इसमें आपको अभी समझाया जाएगा। थोड़ा इसमें बता रखा है, द टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन द फ्लेमिश रीजन। वहाँ की देश, मतलब जो बेल्जियम का एक रीजन लिया जिसका एरिया हमने नाम बताया कि फ्लेमिश रीजन है, जिसमें डच भाषा बोलने वाले लोग 59% है। कितने परसेंट है? 59% है। एनोदर 40% पीपल लिव इन द बेलोनिया रीजन। और बाकी के 40% लोग हैं वो किस रीजन में रहते हैं? और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच। रिमेनिंग 1% आर जर्मन स्पीकिंग। ठीक है, और जो 1% लोग हैं वो कौन से हैं? जर्मन स्पीकिंग है। इन द कैपिटल सिटी ब्रसिल। जे तो अभी हमने जो आपको बताया था 59% और 40%, वो तो कैपिटल को छोड़कर पूरे देश का मतलब कंपोजिशन बताया था। अब हम बात किसकी करेंगे? कैपिटल की। ठीक है, अब हम बात, ठीक, तो कैपिटल में 80% जो पीपल हैं वो क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। और 20% पीपल डच। इसी को हमने बोला है एथनिक कंपोजिशन। क्या बोला है? यानी कि वहां पर जो रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच में काफी डिफरेंस है। कैपिटल में कुछ और डिफरेंस है और कंट्री के अदर पार्ट्स में कुछ और डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद इसमें लिखा है माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स आर रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। यानी कि माइनॉरिटी में थे और कैसे थे? रिच थे और पावरफुल थे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? माइनॉरिटी में थे, रिच थे और कैसे थे? पावरफुल थे। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। ठीक है, यानी कि देश में वो माइनॉरिटी में थे और कैसे थे? रिच और पावरफुल थे। हम मतलब पॉलिटिकल ये पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ठीक है, तो आप इसमें समझ जाओ कि पॉलिटिक्स में ज़्यादातर किन लोगों की मतलब पहुंच रहती है? पावरफुल लोगों की। बात समझ में आ रही है? वो माइनॉरिटी में थे और कैसे थे? रिच एंड पावरफुल, यानी कि सरकार में उनकी चलती थी। क्लियर है? तो इनके अपोजिट में कौन थे? डच वाले। डच वाले थे, वो मेजॉरिटी में थे। किस में थे? मेजॉरिटी में। दिस वाज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग community who got the benefit of economic development and education much later. This led to tension between the Dutch speaking and French speaking community during 1950 and 1960. यानी कि इसी बात को लेकर 1950 और 1960 में उन दोनों कम्युनिटी के बीच में बेल्जियम में क्या क्रिएट हो गया? टेंशन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यानी कि यहाँ पर तुम्हें यही समझ में आ रहा है कि बेल्जियम के अंदर दो कम्युनिटी के बीच में आपस में तनाव शुरू हो गया था 1950 और 1960 के समथिंग। अब देखिए बेल्जियम में आगे क्या होता है। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रिसिल। यानी कि ज्यादा मतलब समस्या कहाँ पे क्रिएट हो गई इसमें? ब्रिसिल। ब्रिसिल क्या है? बेल्जियम की कैपिटल। ब्रिसिल प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। ब्रिसिल के अंदर एक अलग ही समस्या चल रही थी। The Dutch speaking people constitute a majority in the country but a minority in the capital.
यानी कि जो डच स्पीकिंग जो लोग थे वो देश में तो मेजॉरिटी में थे, पर कंट्री के अंदर, सॉरी कैपिटल के अंदर कैसे थे, माइनॉरिटी में। ठीक है, एक अलग ही प्रॉब्लम था किसके अंदर, बेल्जियम और उसके कैपिटल ब्रसेल के अंदर। जो देश में मेजॉरिटी में थे वो कैपिटल में माइनॉरिटी में थे, और जो कैपिटल में मेजॉरिटी में थे वो देश के अंदर माइनॉरिटी में थे। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन द अनदर कंट्री। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। अभी तो हमने केवल बेल्जियम के बारे में ओवरव्यू लिया है कि बेल्जियम में क्या हुआ था, कि बेल्जियम में 1950-1960 के बीच में दो कम्युनिटी के बीच में टेंशन क्रिएट हो गया। डच वाले लोग देश के अंदर कैसे थे, मेजोरिटी में थे और कैपिटल में माइनॉरिटी में थे। जस्ट इसके अपोजिट फ्रेंच थे, और 1% जो थे वो जर्मन थे, उनकी कोई सुन नहीं रहा था, क्योंकि ना उनके पास पावर थी, ना पैसा था, ना संख्या ही थी। ठीक है, वो चुपचाप शांति से बैठे थे। इसके बाद श्रीलंका की सिचुएशन समझ में आ रही है। अब पहले का श्रीलंका और आज के श्रीलंका में कंपैरिजन करना, सेम दिखेगा तुम्हें। श्रीलंका है एन आइलैंड नेशन। आइलैंड का मतलब क्या होता है, एक मतलब द्वीप पे बसा हुआ देश है। ठीक है, टापू। ठीक है, एक कोस्टल एरिया में एक टापू पे बसा हुआ देश है, यानी कि जिसकी चारों साइड, ठीक है, पानी से घिरे हुए हैं। जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु, यानी कि ये भारत का जो तमिलनाडु राज्य है इससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ये एक देश के रूप में सिचुएटेड है। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल, मतलब वहां पर श्रीलंका में लगभग 2 करोड़ लोगों की जनसंख्या है। बट द सेम एज इन हरियाणा, जैसे भारत के राज्य हरियाणा में, यानी कि श्रीलंका को भी हरियाणा से कंपेयर किया गया है और बेल्जियम को भी हरियाणा से कंपेयर किया गया है। लाइक अदर नेशन इन सदर्न एशिया रीजन, श्रीलंका हैज ए डाइवर्स पॉपुलेशन, यानी कि साउथ एशिया के अंदर जो अन्य देश हैं उसी तरह उनमें डाइवर्सिटी है, उसी तरह श्रीलंका के अंदर भी काफ़ी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब है कि वहाँ पर जो लोगों के रहने का जो कंडीशन है, कंडीशन का मतलब है कि एक तरह के लोग वहाँ नहीं रहते हैं, अलग अलग धर्म के अलग अलग जगह से आए हुए लोग वहाँ पर रहते हैं। श्रीलंका एज ए डाइवर्स पॉपुलेशन, द मेजर सोशल ग्रुप आर सिन्हाला स्पीकर, यानी कि वहाँ पर जो ज़्यादातर जो लोग थे वो कैसे थे, सिन्हाला स्पीकर। सिन्हाला क्या चीज़ है, एक भाषा है जो श्रीलंका में लोगों के द्वारा बोली जाती है। इसमें 74% पीपल काउंट किए जाते हैं, मतलब वहाँ पर जो अगर मान लो 100 लोग रहते हैं तो उसमें 74 लोग सिन्हाला भाषा को बोलते हैं। ठीक है, और तमिल स्पीकिंग पीपल 18%, यानी कि 18% तमिल स्पीकिंग लोग थे। बात क्लियर है। एमोंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप, और तमिल के अंदर भी 2 सब ग्रुप थे। मतलब भाषा के आधार पर अभी हमने कंपैरिजन किया है, अब हम धार्मिक आधार पर कंपैरिजन करते हैं। तमिल नेटिव्स, देयर आर 2 सब ग्रुप्स ऑफ तमिल, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, और उसके बाद यानी कि नेटिव, नेटिव का मतलब होता है जो वहाँ के मूल निवासी हैं। ठीक है, उनको कहते हैं श्रीलंकन तमिल। क्या कहते हैं, यानी कि श्रीलंका के ही तमिल थे। बाकी लोग कहाँ से गए थे फिर, इंडिया से। ठीक है, कॉलोनियल टाइम में अंग्रेजों के समय यहाँ से गुलाम बनाकर वहाँ पे भेज दिया जाता था। श्रीलंका के तमिल थे जो संख्या में कितने थे, 13%, यानी कि पॉपुलेशन में। द रेस्ट केम फ्रॉम द इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, कॉलोनियल पीरियड का मतलब होता है जब हम गुलामी के समय टाइम में थे, अंग्रेजों के टाइम में थे, उसे कॉलोनी कहते हैं। ठीक है, कॉलोनियल टाइम कहते हैं। तो प्लांटेशन वर्कर यानी कि जो चाय वगैरह की खेती होती है या मसालों की खेती होती है, उसके लिए वहाँ से इंडिया से श्रीलंका भेज दिया गया था वर्कर्स को काम करने के लिए। तो उनको हमने क्या नाम दे दिया, इंडियन तमिल। क्या नाम दिया उनको, तो यानी कि तमिल के अंदर 2 कैटेगरी थी, एक श्रीलंका वाले और एक इंडिया वाले। As you can see from map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east part of the country। यानी कि आप मैप में देख सकते हैं, ये मैप आपको जो दिखाया गया है इसमें देखो, बुक में देखो आप सभी लोग, नीचे दे रखा है श्रीलंका का एथनिक कम्युनिटीज ऑफ श्रीलंका दे रखा है। जो येलो वाला पार्ट है वो तो सिन्हाला है, बात समझ में आ रही है। ये येलो पार्ट है वो कौन है, सिन्हाला। सिन्हाला, श्रीलंका नहीं, सिन्हाला है, सिन्हाला। ठीक है, दूसरे जो थोड़ा ऑरेंज पार्ट है वो है श्रीलंका के तमिल। कौन से हैं, एक तो ऊपर साइड में और दूसरे ईस्ट साइड में है कि नहीं है, ऑरेंज वाले। उसके बाद है इंडियन तमिल, जो थोड़े मैरून कलर से इनको शो किया गया है। किस कलर से शो किया गया है, मैरून कलर, देखा है, दिख रहा है। यानी कि आप मैप से भी देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन लोग हैं वहाँ पर,
सिनाला, उसके बाद श्रीलंकन तमिल, उसके बाद इंडियन तमिल, ठीक है। और बीच में आप जो डॉट 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 देख रहे हैं वो मुस्लिम लोग हैं, ठीक है। अब वो सिनाला भी हो सकते हैं, वो तमिल भी हो सकते हैं, वो श्रीलंकन तमिल भी हो सकते हैं, वो इंडियन तमिल भी हो सकते हैं। बात क्लियर है? ये इसमें दिखाया गया है। अब हम आगे देखते हैं। मैप देख लिया, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे, कहाँ पर थे मैप के बाद, हाँ, मोस्ट ऑफ द सिनाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, यानी कि जो सिनाला भाषा बोलते थे वो ज़्यादातर लोग कौन थे? बुद्धिस्ट थे। बात समझ में आ रही? बुद्धिस्ट समझते हो? कौन? बौद्ध धर्म का पालन करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, श्रीलंका में बौद्ध धर्म को किसने फेमस किया था? इंडिया का कौन सा राजा था जिसने श्रीलंका में बौद्ध धर्म को फेमस किया था? सम्राट अशोक, ठीक है। उन्होंने यहाँ से लोगों को भेज के देश विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार कराया था, उसमें एक श्रीलंका भी थी। तो श्रीलंका में इसलिए वहाँ पर पॉपुलर कौन हो गया? बौद्ध धर्म पॉपुलर हो गया, बहुत बुद्धिस्ट हो गए। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम। अब बात क्लियर हो गई। जैसे मैप में हमने देखा था कि डॉट डॉट थे, वो कौन थे? मुस्लिम थे। तो उनमें से जो मुस्लिम थे वो क्या थे? या तो इंडिया के तमिल थे या श्रीलंका के तमिल थे। बात समझ में आ रही है? देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन, और पूरे देश में 7% क्रिश्चियन थे। हु आर बोथ तमिल एंड सिनाला, जो दोनों में आते थे, तमिल भी थे और सिनाला भी थे। देखो, इसमें श्रीलंका के अंदर आपको बहुत सारा मतलब मैटर दिख रहा होगा। सिनाला तमिल में कंपेरिजन किया जा रहा है, तमिल तमिल में कंपेरिजन किया जा रहा है, और हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन में भी कंपेरिजन किया जा रहा है। यानी कि सभी टाइप से आप इसमें कंपेरिजन देख रहे हैं। समझ में आ रही है? जस्ट इमेजिन वॉट वुड हैपन इन द सिचुएशन लाइक दिस। आप खुद इमेजिन करके देखिए कि इस तरह की सिचुएशन में क्या होगा। मतलब इसे कहते हैं एथनिक कंपोजिशन। क्या कहते हैं? समझ में आ रही बात? यानी कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में क्या था? कॉम्प्लेक्सिटी थी। यानी कि कोई एक तरह के लोग नहीं थे। जैसे आप यूएसए में देख लो कि सबके सब कौन मिलेंगे? ज़्यादातर क्रिश्चियन, ठीक है। आप रूस में देख लो, ठीक है, किसी भी यूरोपियन कंट्री में देख लो, ज़्यादातर मेजोरिटी कौन मिलेगी? क्रिश्चियन मिलेगी, ठीक है। इन बेल्जियम, आप दोनों को देखते जाइए। आप मतलब क्वेश्चन तुमसे ये पूछेगा, जस्ट इमेजिन, आप सोच के देखिए कि इस तरह की कंपोजिशन में क्या होगा, क्या होगा। मतलब जिसकी बात नहीं मानी जाएगी उसी में लड़ाई होगी, और क्या होगा? सीधी सी बात है। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी could take advantage of this numeric majority and force it will on the French and German speaking people. नुमेरिक बोला उसने, मेजोरिटी, नुमेरिक मेजोरिटी कौन सी होती है ये? नुमेरिक माने क्या होता है? नंबर। यानी कि जो नंबर में ज़्यादा थे वो कौन थे कंट्री में? डच वाले, फ्रेंच वाले। 59% कौन था? बुक में देखो, बुक में 59% कौन था? डच। यानी कि इसमें यही बताया गया कि डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटी। यानी कि उसने एडवांटेज यानी कि फ़ायदा लिया किस चीज़ का? नंबर का। यानी कि हम संख्या में कैसे हैं? ज़्यादा हैं। बात समझ में आ रही है? हम संख्या में कैसे हैं? ज़्यादा हैं। हाँ, तो इसमें हमने ये देख लिया था कि डच वालों ने अपना नंबर, मतलब नंबर में ज़्यादा होने का बहुत फ़ायदा लिया, उठाया अपने, मतलब जो भी फ़ायदा कैसे उठाया? समझ पाए तुम लोग? फ़ायदा कैसे उठाया बताओ? नहीं तो गवर्नमेंट उनकी बात क्यों मान रही थी? पावरफुल तो फ्रेंच वाले थे। हाँ, अब तुमने बात सही की कि जो मेजोरिटी में थे वो सब वोट डाले आते थे एक ही साइड में, तो उन्हीं की सरकार बन जाती थी, और लोग भी, मतलब जो गवर्नमेंट होती थी वो उनका ही फायदा कराती थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि मेजोरिटी एंड फोर्सेस इट ऑल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पीपल। और वो जो चाहते थे वो जर्मन और फ्रेंच वालों पर कुछ भी मतलब पावर चला सकते थे। बात समझ में आ रही है? तो इससे क्या हो सकता था? देश में लड़ाई हो सकती थी। जैसे आपका घर है, आप 3-4 भाई बहन हो, मान लो सपोज दैट, पापा कोई घर में सामान ले आए, मम्मी कोई घर में सामान लाएं और रखने ले आके, जो पावरफुल होगा वो कह देगा कि टच मत कर लेना, इसको छू मत लेना, ठीक है। तो तुम लोग क्या करोगे? चुपचाप डर के मारे बैठ जाओगे, नहीं पिटपिटा जाओ अभी। होगा ऐसा कि नहीं होगा? होगा। समझ में आई? तो इसमें किसको बीच में बोलना चाहिए? जो पावरफुल से भी ऊपर पावरफुल है।
यानी कि आपके गार्जियंस, उनको बीच में मतलब इंटरमीडिएट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, कि उसको भी मिलेगा सामान जो भी हम लाए हैं और तुमको भी मिलेगा। समझ में आई? तो यहाँ पर कौन डच वालों को दबा सकता था? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट दबा सकती थी। अब देखो दबाया कि नहीं दबाया, समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इस चैप्टर में। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग कम्युनिटीज फर्दर। मतलब दिस पुश, मतलब पुश माने धक्का देना, यानी कि ये चीज कम्युनिटीज के बीच में और तनाव पैदा कर सकती थी। बात समझ में आ रही है? दिस कुड लीड अ वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। मैसी पार्टीशन का मतलब है कि देश के क्या हो जाते, टुकड़े टुकड़े, इस तरीके से। बोथ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसेल, यानी कि दोनों तरफ के लोग ब्रसेल पे ऊपर क्या करना चाह रहे थे, कब्जा। जिस तरह अभी कौन, रूस यूक्रेन की कैपिटल कीव पे कब्जा करना चाह रहा है। ठीक है, दोनों साइड मतलब, दोनों साइड मतलब फ्रेंच वाले और डच वाले। डच वाले नंबर में ज़्यादा थे पर उनके पास पावर और पैसा कम था। फ्रेंच वाले नंबर में कम थे पर उनके पास पावर और पैसा ज़्यादा था। ये तो हो गई बेल्जियम की कहानी। इन श्रीलंका द सिनाला कम्युनिटी एंजॉय इवन बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स बिल ऑन द एंटायर कंट्री। इसी तरीके से श्रीलंका में सिनाला लोग, बात समझ में आ रही है, अपनी मेजोरिटी का क्या ले रहे थे, फायदा ले रहे थे, और सब कुछ पूरे देश में एंटायर यानी कि पूरे देश में वही होगा जो सिनाला चाहेंगे। क्यों? क्योंकि सिनाला सरकार को वोट देते हैं, बाकी सब तो पागल है। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्रीज। अब हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे कि इन दोनों देशों में क्या हुआ। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग पढ़ी इसमें, मेजोरिटीज मीन श्रीलंका, यानी कि सबसे पहला टॉपिक किसका उठाया है, श्रीलंका का। चलिए देखते हैं श्रीलंका में क्या हो रहा है। श्रीलंका इमर्ज एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948, यानी कि इंडिया को 1947 में और श्रीलंका को 1948 में आज़ादी मिली। द लीडर ऑफ द सिनाला कम्युनिटी साउट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट्स बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। मतलब जो सिनाला कम्युनिटी के जो लीडर थे उन्होंने सत्ता पर कब्जा पाया। क्यों पाया? क्योंकि उनके जो लोग थे वो मेजोरिटी में थे। एज ए रिजल्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्ट अ सीरीज ऑफ मेजोरिटी एंड मेजर्स टू इस्टेब्लिश सिनाला सुप्रीमेसी। मतलब इसमें क्या हुआ कि जो डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट का जो चुनाव होता है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि सबको एकता मिलती है। डेमोक्रेटी का मतलब, डेमोक्रेसी क्या करती है, इक्वलिटी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट का चुनाव हुआ वहाँ पर, मतलब इलेक्शन हुए, जनता वोट डालने गई, सिनाला के मतलब पक्ष में सरकार बन गई। तो जो सरकार बनी तो वो सबकी होनी चाहिए देश में, चाहे वो मेजोरिटी में हो या माइनॉरिटी में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक पक्ष में ही काम होगा। पर श्रीलंका में जो सरकार बनी उस टाइम में, उसने क्या किया, केवल और केवल सिनाला लोगों का फ़ायदा किया, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि हम सिनाला की वजह से आए हैं या सिनाला लीड उसमें मेजोरिटी में, तो हमें सिनाला का फ़ायदा कराना चाहिए। इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिनाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। 1956 में एक कानून बना दिया गया और ये घोषित कर दिया गया सिनाला एक देश की राष्ट्रीय भाषा होगी। ठीक है, 10 डिसरिगार्डिंग तमिल, यानी कि तमिल को दरकिनार करते हुए, तमिल को कोई ने कुछ पूछा भी नहीं। द गवर्नमेंट फॉलो पेरिफेरल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिनाला एप्लीकेंट ऑफ यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि सिनाला लोगों को ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन और गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस दी जाएगी। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैज स्टेट दैट प्रोटेक्ट फॉस्टर ऑफ बुद्धिज्म, और जो नया कॉन्स्टिट्यूशन मान की आज़ादी के बाद जो नया संविधान बना उसने बुद्धिज्म को ही ज़्यादा फेवर किया। बुद्धिज्म का मतलब वहाँ की तुम्हें पहले बता दिया गया, जो सिनाला थे वो बुद्धिज्म थे। क्लियर है? कुछ बात समझ में आ रही है? इंडिया से कंपेयर करते रहना। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर, यानी कि एक के बाद एक सरकारें आती गई। 1948 के बाद जब से देश आज़ाद हुआ तब से वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिएशन अमॉन्ग द श्रीलंकन तमिल्स। और हर बार जैसे सरकार आती थी तो लोग उम्मीद लगाए बैठे रहते थे कि शायद अब जो नई सरकार हमारे बारे में कुछ सोचे। तमिल लोग ये सोचते थे हमारे बारे में कुछ सोचे, कि शायद पहली सरकार या पहले व्यक्ति ऐसे थे जो नहीं सोच पाए कि अब ये सोचे कुछ। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लीड बाय द बुद्धिस्ट लीडर्स वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर।
और फाइनली वो ये जान चुके थे कि कोई भी सिनाला का नेता या मतलब बुद्धिस्ट लीडर हमारे बारे में या हमारे कल्चर के बारे में या हमारी भाषा के बारे में कोई भी उनके मन में कोई भी ख्याल नहीं है कि इन्हें बदलाव आना चाहिए। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। डिनाइड का मतलब होता है मना कर देना, ठीक है। मतलब वो समझ चुके थे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी और संविधान ने मना कर दिया है कि हमें इक्वल राइट्स मिलेंगे। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम इज गेटिंग जॉब एंड अदर अपॉर्चुनिटी एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव इतना बढ़ गया कि उन्हें ना तो जॉब मिल रही थी ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही थी और उन्हें हर तरह से इग्नोर किया जा रहा था। एज ए रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन सिनाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर द टाइम। यानी कि तनाव बढ़ता गया, यानी कि एक दूसरे के मन में क्या आती लगी, मारपीट की भावना उत्पन्न होने लगी। समझ में आ रही है? अभी जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता कोई नई चीज़ लाएं तो रख दें और उस पर एक ही व्यक्ति कह दे कि हमारा ही अधिकार होगा, या माता पिता ही कह दें कि अब जो आएगा सब इसी के लिए आएगा, तो तुम क्या कहोगे, हम तो कूड़े से उठे चले आए, ठीक है, हम तो फ्री में चले आए। बात समझ में आई कि नहीं आई? होता है कि नहीं होता ऐसा? इसी तरह श्रीलंका के लोग समझ चुके थे, लोग क्या मतलब श्रीलंका के जो तमिल लोग थे वो ये समझ चुके थे कि श्रीलंका के अंदर जो सिनाला लीडर हैं वो हमारी बात को मानने वाले नहीं है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में क्या आने लगा, टेंशन आने लगा। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टी एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ए तमिल एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। श्रीलंका के तमिल लोगों ने क्या किया, एक पार्टी बनाई और आंदोलन करना शुरू कर दिया कि तमिल को एक राष्ट्रीय भाषा या आधिकारिक भाषा घोषित किया जाए। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी द इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी सिक्योरिंग एजुकेशन एंड द जॉब्स। मतलब इसमें जो बताया गया ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया जाए, रीजनल ऑटोनॉमी हमें एक कोई क्षेत्र प्रदान किया जाए और इक्वालिटी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? किस चीज की? अवसर की, समानता। हमारे भारत की संविधान की जो प्रस्तावना आपकी सभी किताबों में दे रखी है, इक्वालिटी किसकी मिलती है उसमें? अपॉर्चुनिटी, यानी कि सभी को समान अवसर। जैसे आप कोई कंपटीशन का फॉर्म भरते हैं तो उसमें ये लिखा आता है कि नहीं इस विशेष जाति या धर्म के लोग ही फॉर्म भर पाएंगे, नहीं ना, ठीक है। बात समझ में आई? दिस इज द इक्वालिटी, यानी कि सभी को समानता के साथ पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का और काम करने का क्या दिया जाता है? अधिकार। ये भारत के संविधान में दे रखा है। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस populated by the Tamil are repeatedly denied. By 1980 several political organizations were formed demanding an independent Tamil एल्लम। एल्लम याद रखना बेटा, एल्लम को कहते हैं स्टेट, यानी कि श्रीलंका में जो एल्लम शब्द है ये पूछा जा चुका है कि तमिल एल्लम क्या होता है। यानी कि श्रीलंका के जो तमिल थे 1980 के समय से आंदोलन करना उन्होंने शुरू कर दिया था कि हमें अब एक तमिल राज्य चाहिए। क्या चाहिए? इन द नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका। श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में हमें तमिल वो चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्या चाहिए? क्योंकि आपने शुरुआत में देखा था कि श्रीलंका में सबसे ज़्यादा तमिल कहाँ थे? नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में थे। इसके बाद आधा पैराग्राफ और है, द डिस्टर्ब्ड बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू द वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि दोनों के बीच में जो मतभेद था वो कॉन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाई झगड़े में बदलने लगा। किस में बदलने लगा? इट सून टर्न इनटू द सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होता है? देश के अंदर दो समुदायों के बीच में खतरनाक लड़ाई। समझ में आई? दोनों एक दूसरे का खून पीने के लिए राजी रहे, कल ही सब तलवारें खिंचेंगी, ठीक है। एज ए रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज वर हैव बीन किल्ड। यानी कि क्या फायदा हुआ? तमिल भी मरे और सिनाला भी मरे। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज ए रिफ्यूजी एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स। बहुत से लोगों को अपना देश छोड़ के जाना पड़ा और शरणार्थी के रूप में दूसरे देशों में जाके रहना पड़ा। समझ में आ रही है? जस्ट लाइक यूक्रेन, ठीक है। यू हैव रीड चैप्टर 1 ऑफ द इकोनॉमिक, यू हैव रीड ऑफ चैप्टर 1 इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 10th अबाउट श्रीलंका एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पढ़ा था? श्रीलंका का रिकॉर्ड कैसा था? एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ, बट द सिविल वॉर हैज कॉज्ड ए टेरिबल सेटबैक ऑफ द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। यानी कि उस सिविल वॉर ने क्या किया? पूरे आर्थिक विकास, यानी कि श्रीलंका ने जो सालों से धीमे धीमे अपना जो विकास किया था उस सब पे क्या कर दिया? पानी फेर दिया। यानी कि आपस में लड़ाई हो गई और फाइनली वो वॉर भी 2009 में कैसा हो गया? एंड हो गया।
ठीक है, क्या श्रीलंका से तमिल चले गए या सिन्हाला चले गए? सब मर गए हैं, ऐसा नहीं हुआ।